मायरा बेटी, मैं काम की तलाश के लिए जा रहा हूँ। हो सकता है कि मुझे कोई काम मिल जाए। पहले ही कोई बीमारी की वजह से काम नहीं मिल रहा, लेकिन अब घर बैठे बैठे मैं यूँ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। सारा बोझ तुम्हारे नाजुक कंधों पर पड़ गया है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे होते हुए तुम इतनी मेहनत करो और कमाओ। तुम्हारा बाप अभी जिंदा है मायरा। अब्बू जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा बाप जिंदा है ना, तो आपकी बेटी भी जिंदा है, और मैं आपको कोई काम करने नहीं दूंगी। चुपचाप घर में बैठकर आराम करें। आपकी सेहत अच्छी नहीं है, और फिर मैं कमाती तो हूँ, इतना तो हमारा गुजारा हो ही रहा है। और आप फिक्र मत करें, बस मैं खुश होकर करती हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके किसी काम आती हूँ, इसीलिए मेरे होते हुए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। इतना कहते ही मायरा चुपचाप वहाँ से चली गई, और उसका बूढ़ा बाप सोच में पड़ गया। असल में कहानी यह है कि मायरा के वालिद को एक बीमारी लाहक थी, जिसकी वजह से उन्हें आराम करने का कहा गया था। इसीलिए मायरा ने तब से काम करना शुरू किया। उसने जो जमा पूंजी थी उससे एक छोटी सी जगह खरीदी। उसके बाद उसने वहाँ पर अपना एक छोटा सा ढाबा खोला। वो ढाबा एक ओपन सा ही ढाबा था। वहाँ पर वो मुख्तलिफ़ किस्म के खाने बनाकर लोगों को देती थी। मायरा को खाना बनाने आता था। अब उसका काम वहाँ पर अच्छा चल रहा था, इसीलिए उनकी जो भी रोज़ी रोटी थी वहीं से चलती थी। लोग रोज़ाना उसके ढाबे से नाश्ता भी करते थे और दोपहर का खाना भी खाते थे। इस तरह सारा दिन ढाबे पर मेहनत करने के बाद जब मायरा घर आती तो उसके बाद वो और उसके बाबा मिलकर खाना खाते। जो भी रूखी सूखी उन्हें मिलती थी वो खाते थे। नॉर्मल ही ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन फिर अचानक एक दिन गांव का सेठ चला आया और उसने मायरा से उस ढाबे को खाली करने को कहा। उसने कहा कि ये ज़मीन खाली कर दो। असल में गांव के सेठ को वहाँ पर अपनी तामीराती काम करवाना था। उसने वहाँ पर अपनी कोई बिल्डिंग तैयार करवानी थी, इसीलिए वो इस जगह को खाली करवाना चाहता था। जबकि मायरा की रोज़ी रोटी तो सिर्फ इसी जगह से चलती थी जिसे उसने पैसे देकर ख़रीदा था। मायरा ने उसे मना किया, लेकिन उसने मायरा की एक भी बात नहीं सुनी। देखो लड़की, अगर कल तक तुमने ये जगह खाली नहीं करके दी तो तुम्हारा बुरा हशर हो जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो मैं यहाँ पर करवाऊंगा ही। अब खुद ही सोच लो तुम। मायरा ने घर जाकर अपने वालिद को सारी बात बताई। वो भी बहुत परेशान हुआ, क्योंकि गांव के सेठ से पंगा लेना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। और अब मायरा के पास पैसे भी नहीं थे कि किसी दूसरी जगह को खरीद कर ढाबा बना सके। वो लोग बहुत परेशान थे। लेकिन अगले दिन जैसे ही मायरा अपने ढाबे की जगह पर पहुंची, वहाँ पर तो मंजर ही मुख्तलिफ था। वहाँ पर क्रेन मौजूद थी, कंस्ट्रक्शन का सामान मौजूद था, ईंटें, ठेकेदार, और किसी ने मायरा की नहीं सुनी। मायरा बहुत गिड़गिड़ाई, दुहाइयाँ दी कि उसका ढाबा ख़त्म मत करें, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर कान ही नहीं धरे। फिर मायरा चुपचाप वहाँ से चली गई। रास्ते में मायरा एक दरख्त के पास खड़ी होकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि अचानक वहाँ एक परी नमूदार हुई। प्यारी लड़की, तुम रो नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, और मैं हर उस शख्स की मदद करती हूँ जो दिल का अच्छा हो और इंसाफ पर हो। इसीलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं तुम्हें तोहफे के तौर पर एक चीज़ देती हूँ। ये है जादुई टिफ़िन। ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। बस इससे तुम जो भी मांगना चाहोगी ये तुम्हें वो दे देगा। लेकिन याद रखना, कभी भी कोई लालच मत करना, और कभी भी नाइंसाफ़ी से काम मत लेना। ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। मायरा को जादुई टिफ़िन देने के फ़ौरन बाद वो परी वहाँ से गायब हो गई। मायरा हैरान भी हुई और दिल ही दिल में खुश भी हुई। फिर वो इस जादुई टिफ़िन को लेकर घर आ गई। घर आकर उसने अपने वालिद को सारी बात बताई। फिर उसने सोचा कि क्यों ना इसका जादू चेक किया जाए कि वाकई क्या ये जादुई टिफ़िन है। और ये सोचते हुए उसने जादुई टिफ़िन से कुछ कहना शुरू किया। प्यारे जादुई टिफ़िन, अगर तुम वाकई जादुई हो तो हमारे इस खस्ता हाल घर को एक आलीशान घर में तब्दील कर दो। अरे वाह बाबा, ये टिफ़िन तो वाकई बहुत जादुई है। ऐसा करती हूँ, अब इससे खाना मांगती हूँ। प्यारे जादुई टिफ़िन, हमें मुख्तलिफ़ किस्म के खाने पेश करो। मायरा और उसके अब्बू को यकीन हो चुका था कि अब उनकी गुर्बत के दिन और बेबसी के दिन ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए अब वो उस टिफ़िन को पाकर बहुत खुश थे। और तो और मायरा ने उस टिफ़िन के ज़रिए खुद की और अपने बाबा की हालत भी बदली और एक बड़ा सा आलीशान रेस्टोरेंट खोल लिया। अब वो बहुत खुश थी, क्योंकि वो एक मुतमईन ज़िंदगी गुजार रही थी। अब वो लोगों की भी मदद करने लगी थी।